इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पहली बार एनडीपीएस और बीएनएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 60 दिन में 52 जिलों में 332 फर्मों पर छापेमारी जो है वो हुई है। 133 फर्मों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज किया गया है। यूपी बना देश में कार्रवाई का नजीर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। तो आपको बता दें क्या पूरा मामला है आखिरकार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के असर से पहले आपको बता दें कि बार कोडिन युक्त कफ सिरप के अवैध डाइवर्जन पर एनडीपीएस और बीएनएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पहले ऐसे मामलों में केवल लाइसेंस रद्द किया जाता था। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 60 दिन में 52 जिलों में 332 फर्मों पर छापेमारी की गई है। और आपको बता दें कि 31 जिलों में तकरीबन 133 फर्मों के खिलाफ यहां पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। एफआईआर ने पूरे प्रदेश में कोडिन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स श्रेणी की दवाइयों की तस्करी रोकने के लिए ये शिकंजा कसा है। ये पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन माना जा रहा है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे थे, जहां पर कफ सिरप मामले में अब यहां पर ताबड़तोड़ एक्शन होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। 133 फर्मों के खिलाफ एफआईआर यहां पर जो है दर्ज कर ली गई है। यूपी देश में कार्रवाई करने वाला पहला राज्य इसको माना जा रहा है। और आपको बता दें कि 60 दिन में तकरीबन 52 जिलों में 332 फर्मों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही थी, जो आपको बता रहे हैं कि यहां पर जो है अब कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से होते हुए दिखाई दे रही है। 60 दिन के भीतर आपको बता दें कि तकरीबन 52 जिलों में 332 फर्मों के खिलाफ यहां पर जो है मामला दर्ज किया गया और 133 फर्मों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। पहले में आपको बता दें कि यहां पर सिर्फ लाइसेंस को कैंसिल किया जाता था, यानी कि लाइसेंस जो है उसकी निरस्तता की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब आगे कार्रवाई करते हुए यहां पर प्रशासन एफआईआर की ओर आगे बढ़ रहा है और योगी आदित्यनाथ के सख्त कानूनों का पालन करते हुए यहां पर प्रशासन नजर आ रहा है। जहां पर अब कार्रवाई इस तरीके से हो रही है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए यहां पर यूपी पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर 60 दिन के भीतर तकरीबन 52 जिलों में 332 मामले और 133 फर्मों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको फिर से बता दें किस तरीके से यूपी जो है यहां पर कार्रवाई के मामले में देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है होते हुए नजर आ रही है। 60 दिन में 52 जिलों में तकरीबन 332 फर्मों पर छापेमारी की गई है और 133 फर्मों के खिलाफ यहां पर जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा यहां पर ताबड़तोड़ फर्जीवाड़े कफ सिरप मामले में अब छापेमारी लगातार जारी है। कई सारे इलाकों में कई सारी फर्मों के यहाँ पर जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए फिलहाल पुलिस और प्रशासन नजर आ रहा है। पहले मैं आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सिर्फ एफआईआर की बजाय लाइसेंस निरस्त होते थे, लेकिन अब योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होते हुए नजर आ रही है। 133 फर्मों के खिलाफ यहां पर जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है जो आपको बता रहे हैं, जहां पर अब ताबड़तोड़ एक्शन और कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है। 60 दिनों में 52 जिलों में तकरीबन 332 फर्मों पर छापेमारी यहां पर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो लखनऊ से वो जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या पूरा मामला, किस तरीके से कार्रवाई जो है फिलहाल अब तक होते हुए नजर आ रही है और आगे क्या कुछ रवैया यहां पर प्रशासन का रहने वाला है। अनुराग, अब तक देखिए 60 दिनों के भीतर 52 जिलों में 300 से अधिक कार्रवाई जो है वो दर्ज की जा चुकी है और छापेमारी लगातार जारी है। इस मामले में देखिए तकरीबन 133 फर्मों के खिलाफ यहां पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एक और सवाल देखिए मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि पहले जो है सिर्फ लाइसेंस को निरस्त किया जाता था, लेकिन अब यहां पर ताबड़तोड़ एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है, जिसके बाद एफआईआर खास तौर पे सीधे होते हुए दिखाई दे रही है। क्या जानकारी अनुराग? जी देखिए, एक के बाद एक एक्शन मोड में सरकार नज़र आ रही है और फिर वो चाहे पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल, जहां पर भी इस ब्लैक नेटवर्क के तार हैं वो सारे तार खंगाले जा रहे हैं। और किस तरह से जो है नेटवर्क काम करता था, इसको लेकर के कितने लोग इसमें शामिल थे, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है प्रक्रिया जारी थी। और अब एक बड़ी संख्या में जब एफआईआर दर्ज होती है, देखिए नामचीन फर्म्स हैं ये फर्म्स, वो जो जिन पर एक विश्वास लोगों का रहता है, एक बिजनेस सेटअप इनका पूरा रहता है, लेकिन जब इन पर फर्म्स पे एफआईआर होती है
तब एक बड़ा एक्शन देखने को समृद्ध मिलता है। और जी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है वो कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले के विषय पे लगातार एक्शन देखने को मिला। फिर वो चाहे वाराणसी की 14 फर्म्स हों जिन पर एक के बाद एक स्ट्राइक्स हुई थी और उसके बाद जो है उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था और तकरीबन दर्जन भर वो लोग थे जिन पर मुकदमे हुए। बड़े जो नाम थे वो भी इसमें शामिल थे जी और छोटे लोगों के नाम भी यानी कि छोटी मछलियों भी इसमें शामिल थी। लेकिन इसमें कितनी टोटल मछलियां शामिल हैं इसका पता जो है वो लगाया जा रहा है और इसका पता तभी चलेगा जब एक के बाद एक इस साइकिल के तार को खोला जाएगा। बिल्कुल 137 फर्म्स के ऊपर जो कार्रवाई हुई है साइकिल थी समृद्ध पूरी तरीके से, जिसमें एक लंबा नेटवर्क जो है जुड़ा हुआ था। कोडीन युक्त कफ सिरप का जो मामला है इसमें देखने को शुरुआत से ही मिल रहा है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं इसमें एक पूरी चैन है, एक नेटवर्क है जो काम करता है। अलग अलग राज्यों में नेटवर्क काम कर रहा था, पूरा एक काला गोरख धंधा जो है वो चल रहा था और लोगों की जान के साथ सीधे सीधे जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा था, नशे जी में झोंका जा रहा था और पूरी तरीके से जो राष्ट्र का अहित है वो इसमें हो सकता था। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी हुई, मामला पूरा खुला और अब वो चैन खोली जा रही है जो कहीं ना कहीं सहायक के रूप में नज़र आई। जो सपोर्ट एंड सप्लाई सिस्टम था या फिर जो डिप्लॉयड सिस्टम था, पूरे तरीके से पूरे सिस्टम को जो है वो अब खंगाला जा रहा है और कहाँ तक इस नेटवर्क के काले तार जुड़े हैं इसको जो है समृद्ध अब खोज के निकाल रही हैं एजेंसियां। अनुराग, देखिए क्योंकि तकरीबन 133 एफआईआर जो है वो दर्ज हुई हैं, ऐसे में गिरफ्तारियां कितनों की हो चुकी हैं और दूसरी चीज़ लाइसेंस निरस्ता की भी बात आ रही थी तो वो कितनों के ऊपर हुई है। और साथ ही मैं भी जानना चाहूँगा कि यूपी सरकार, यूपी पुलिस खास तौर पर अगर बात की जाए, जितनी भी एजेंसियां यहाँ पर यूपी सरकार, यूपी पुलिस की हैं जो काम कर रही हैं, क्या बाकी राज्यों में जाके भी छापेमारी चल रही है उनकी? जी समृद्ध, देखिए बाकी राज्यों में भी एक के बाद एक जो धरपकड़ है उसके लिए जो टीमें हैं उनका गठन किया गया और गठन करने के बाद वो फिर जी टीमें उन राज्य के लिए रवाना हो गई। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो साउथर्न जो नॉर्दर्न वेस्ट के बेल्ट के एक बड़े राज्य हैं और पूरा पूर्वांचल का सेक्टर कवर करते हैं टुवर्ड्स द बांग्लादेश बॉर्डर, क्योंकि जी बांग्लादेश में भी सप्लाई की जो बात है वो नज़र आई। मतलब नेटवर्क जो है देखिए पूरा इंडिया टू बांग्लादेश की ओर रुख करता नज़र आया और ऐसे में जो जुड़े हुए राज्य हैं, दिल्ली में भी कुछ जगह पे जो है छापेमारी इसी सिलसिले में हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये जो पूरी हिंदी भाषी बेल्ट है समृद्ध, वहाँ जी पर एक के बाद एक जो है वो छापेमारी का दौर जारी है और लगातार जो टीम्स बनाई गई थी वो टीम्स जा रही हैं और जो मुखबिरों के इशारे पर वहाँ से जानकारी मिल रही है या फिर लोकल सपोर्ट सिस्टम से जो जानकारी मिल रही है वहाँ की एजेंसी से, उसी के बिहाफ पर जो है पूरे मिशन मोड में समृद्ध एक के बाद एक जगह पर टीमें जाती हैं और लगातार वहाँ छापेमारी करती हैं। वहाँ पर अगर एफआईआर दर्ज करने की बात है तो वहीं पर एफआईआर दर्ज होती है या फिर जो है उनको पूछताछ के लिए लोगों को जो पकड़े जा रहे हैं उनको लाया जाता है, आमना सामना कराया जाता है, जिससे जो ये चैन है समृद्ध, इसके पूरे जो काले तार हैं वो खुल सके। तो चैन का देखिए समृद्ध, यहाँ पर इन काले जी नेटवर्क का खुलना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अभी भी हो सकता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हो सकता है कि इसमें एक लंबी चैन शामिल हो जो कहीं ना कहीं सप्लाई चैन आगे जा कर के दिक्कत दे सकती है। इस बिल्कुल पूरे मामले के बाद बेशक चैन जो है वो इनएक्टिव हो गई होगी, लेकिन सोचिए अगर वापस से ये चैन एक्टिव होगी तो एक लंबा नेटवर्क जो है फिर से खड़ा कर ले जाएगी और पूरा एक जो ब्लैक नेटवर्क है पूरा उसको एक वापस से सीपीआर मिलता हुआ नज़र आएगा। एक बेहद बड़ा मामला जो जान है सीधे उससे जुड़ा मामला, नशे में झोंकने का मामला समृद्ध, और इन्हीं सब के बीच में जो है एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एक बड़ी गिरफ्तारी का श्रृंखला जो है वो भी देखने को आ रहा है। तकरीबन दर्जन भर लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की बात अभी तक सामने नज़र आ रही है। बहरहाल अभी पुष्टि का डाटा सामने नहीं आया है, लेकिन कई लोग हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन साथ साथ इंट्रोगेशन भी किया जा रहा है। तो समृद्ध एक के बाद एक जो चैन है वो खुलती जा रही है और लगातार जो एक्शन मोड है सरकार का वो भी देखने को नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए अनुराग, आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है तो खैर देखने वाली चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पे साझा करने के लिए। नज़र जो है आप इस पूरी खबर पर अपनी बनाए रखें तो किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन में यहाँ पर जो है यूपी प्रशासन और सरकार नजर आ रही है। एकाएक कर देखिए 60 दिनों की बात की जाए, तकरीबन 52 जिलों के 332 फर्मों पर यहाँ पर छापेमारी कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहराइच के महाराजगंज हिंसा मामले में सभी 10 आरोपियों को सजा सुना दी गई है। अदालत ने सरफराज को फांसी की सजा दे दी गई है, जबकि 9 अन्य आरोपियों को यहां पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इन 9 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। मामले में हुई हिंसा और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यहां पर अदालत ने कठोर सजा का फैसला किया है। इस फैसले के बाद न्याय की उम्मीद रखने वाले पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत मिली है। महाराजगंज हिंसा के 10 आरोपियों को सजा जो है यहां पर सुना दी गई। आज को मृत्युदंड दिया गया है, बाकी सभी 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया, उनका नाम भी डिटेल में मिल जाएगा। सरफराज, जो अभियुक्त सरफराज था, उसको फांसी की सजा दी गई है, बाकी 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ महाराजगंज हिंसा के मामले में 10 आरोपियों को यहाँ पर जो है सजा सुना दी गई है और किस तरीके से सरफराज को यहाँ पर फांसी की सजा, जिसके बाद बाकी अन्य जो 9 हैं उनको यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा जो है यहाँ पर न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ बहराइच से, महेश चंद्र गुप्ता। महेश, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब 9 लोगों को 1-1 लाख रुपए इनाम के साथ आजीवन कारावास, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसको फांसी की सजा यहां पर सुनाई गई। कहीं ना कहीं राहत की सांस जो है अब पीड़ित पक्ष ने यहां पर ली है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो कोर्ट ने लिया है। इस फैसले से एक तरफ जहां जो पीड़ित पक्ष है उसके जो उसके परिजन है और पीड़ित पक्ष जो है उसके जो है कानून के ऊपर उसका विश्वास जगा है, वहीं जो यहाँ के लोग हैं, वहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर भी कानून के प्रति जो है वो एक सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है जी। आपको बता दें कि इस जो ये पूरा प्रकरण था, इसमें 13 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई थी हत्या की, जिसमें 3 लोगों को रिलीज दे दी गई थी, जो है उन्हें दोषी कर दिया गया था। बाकी 10 लोगों को जो है सजा जो सुनाई गई है, जिसमें 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। साथ में उनको 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी चुकाना होगा। आपको बताना चाहूंगा कि सरफराज नाम का जो व्यक्ति था, जो मुख्य आरोपी था, उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है। महेश, देखिए जो यहाँ पीड़ित पक्ष है उनका किस तरीके से इस पूरे फैसले को लेकर अपना रुख है और क्या कुछ वो संतुष्ट हैं अब इस फैसले जो सामने निकल के आया? जैसा कि कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी का था, जो रोली मिश्रा नाम है उसका, जो उनकी पत्नी है उनका, तो रोली मिश्रा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उन्होंने जो दोषी है उसको उसके लिए फांसी की सजा मांगी थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो सजा मांगी गई वो सजा दी गई है। तो इस जो पूरा प्रकरण है उससे सजा का जो मामला है, जो सजा कोर्ट ने दी है, उसको देखते हुए जो परिजन है और जो उसकी पत्नी है, उसको वहाँ उन लोगों में काफी खुशी और काफी हर्ष देखा जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेश, हमारे साथ तमाम जानकारी इस विषय पर साझा करने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए महाराजगंज हिंसा मामले में अब 10 आरोपियों को यहाँ पर सजा सुना दी गई है, जिसमें से मुख्य आरोपी को यहाँ पर फांसी की सजा और इसी के साथ जो बाकी 9 आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास के साथ साथ 1 लाख रुपए का दंड भी भरने की बात यहाँ पर न्यायालय की ओर से की गई है। रोक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब हमने इथेनॉल बनाया, जब मक्के की परमिशन दी, तो मक्के का भाव 1200 रुपये कुंतल मार्केट प्राइस था और MSP 18 रुपये कुंतल थी, 1800 रुपये कुंतल थी, माफ कीजिए। जैसे इथेनॉल की बात की जाए तो वो 2600 से 2800 रुपये कुंतल है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि यूपी बिहार में 3 गुना मक्का लगा। मक्के के किसानों को पैसा मिल रहा है, ये बात यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कही गई है। तो आपको सुनाते हैं आखिरकार यहाँ पर केंद्रीय मंत्री द्वारा क्या कुछ कहा।
समृद्ध हो। जब हमने इथेनॉल बनाया, जब मक्के से परमिशन दी, तो मक्के का भाव था 1200 रुपये क्विंटल मार्केट प्राइस थी और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल की बात आई तो वो 2600 से 2800 रुपये क्विंटल हुई और जिसका परिणाम ये हुआ कि यूपी और बिहार में 3 गुना मक्का लगा और आज मक्के के बाद में किसानों को पैसा मिला। तो अगर ये 22 लाख करोड़ अगर बचेंगे तो ये किसके जेब में जाएंगे? ये देश के किसानों के जेब में जाएंगे। गांव समृद्ध होंगे, किसान समृद्ध होगा, इंपोर्ट कम होगा और हर साल 40,000 करोड़, अभी जो 20% है, 40,000 करोड़ किसानों का फ़ायदा हो रहा है। और अभी जो हमने कैलकुलेशन किया कि इसमें से 360 करोड़ पेड़ लगाकर जितना पोल्यूशन कम होता उतना इथेनॉल के कारण कम हुआ। देखो ये गाड़ी, इसमें देखो उधर कोई हवा नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और हम आत्मनिर्भर भारत बनना जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें ये 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर ख़त्म होगा और ये पैसा गांव, गरीब मजदूर, किसानों के कल्याण के लिए गांव के तरफ, किसानों के तरफ जाएगा, तो हमारा देश का जो गांव का किसान है, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे। तो गोंडा में एक निजी रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बातचीत में गोंडा के विकास पर असंतोष जताया। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पहले से मैपिंग करनी चाहिए थी। कई मतदाता जिनके नाम 2003 के वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें कॉलम 3 में डाल दिया गया है, जिससे उन्हें नोटिस मिल सकता है और केवल प्रूफ के बाद ही वे वोट बन सकेंगे। पांडे ने घुसपैठियों को लेकर भी सवाल किया है कि मुख्यमंत्री से पूछा है कि गोंडा में कितने घुसपैठी पकड़े गए हैं। विकास से शुरू की है और कर दो। अरे गोंडा का विकास जो है, हमने जो देखा है, मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। बस वो कोई दिक्कत नहीं है, मर जाएंगे बंदे। रुको भाई, अब ये कौन 19 पूछना, हमसे यहाँ के स्थान है पूछो। देखिए, ये चुनाव आयोग की नाकामयाबी है, क्योंकि वो जो है मैपिंग कराकर ही इनको एसआईआर कराना चाहिए था, क्योंकि मैपिंग का माने है 2003 का पुरानी वोटर लिस्ट से इस वोटर लिस्ट से मिलान किया जाए। अब जब मैपिंग नहीं होगी तो जो फार्म भरेगा उसको तीसरे नंबर में डाल देंगे। तीसरे नंबर में डालने का मतलब ये होगा कि ये उनको नोटिस देंगे, तुम्हारा नाम हम काटेंगे, रखें, सबूत दो कि तुम यहाँ के होगे नहीं। इसी उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर समय अवधि को बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके बाद आज निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों को एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिन का और वक्त दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके एसआईआर प्रक्रिया के लिए अधिक समय की मांग की थी, जिसे अब निर्वाचन आयोग ने बढ़ा दिया है। पहले ये प्रक्रिया 11 दिसंबर को पूरी होनी थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया जो है वो 26 दिसंबर को जाके पूरी होगी। नवदीप रिणवा ने जब पत्र लिखा तो पत्र में मेंशन किया था कि मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड लोगों का डाटा नहीं आया है और सत्यापन की कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है, जिसके चलते हमें और समय सीमा चाहिए। जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने अब 15 दिन की एसआईआर के लिए और समय अवधि बढ़ा दी गई है। 11 दिसंबर को पूरी होने वाली एसआईआर की प्रक्रिया अब 26 दिसंबर को पूरी होगी। कैमरा सहयोगी लक्की के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी समेत 6 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर फॉर्म जमा कराने की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को राहत मिलेगी। चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता सूची संशोधन अधिनियम एसआईआर 2026 के तहत दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख को भी यहां पर बढ़ा दिया है। आयोग ने फैसला विभिन्न राज्यों में प्राप्त आवेदनों की संख्या और तकनीकी और प्रशासनिक कारणों को चुनौतियों को देखते हुए लिया। यूपी में एसआईआर की अंतिम तिथि 26 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। वहीं तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा अब 14 दिसंबर 2025 थी, जिसको आयोग ने बढ़ाकर इन दोनों राज्यों में अब 19 दिसंबर 2025 तक कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार के लिए अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 कर दी है। चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों के नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई तारीखों का लाभ उठाते हुए शीघ्र अपना काम पूरा करें। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
यहाँ पर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन का SIR को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो फिलहाल सामने निकल के आया है। देखिए, अभी SIR में जो सबसे पहला हम लोगों का कार्य था वो ये था कि सारे SIR में जो सबसे पहला हम लोगों का कार्य था वो ये था कि सारे जो मतदाता सूची में थे 2025 की, उनका एनुमरेशन फॉर्म उनसे भरवा के उसको डिजिटाइज करना। तो इस कार्य में लगभग हम लोगों का 99% कार्य हो गया है। कुछ बूथों पर और कुछ विधानसभाओं में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें लगातार अभी हमारी टीम बैठी है। फॉर्म सारे आ गए हैं, उनकी फीडिंग का काम चल रहा है, तो ये रात में हम लोग 100% लगभग कर लेंगे। अब जो बचा हुआ समय है, जो बढ़ा हुआ समय है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो हमारे ASD वोटर चिन्हित हुए हैं उनमें रीवेरिफिकेशन का कार्य हम लोग कराएंगे। सीनियर ऑफिसर्स की टीम लगा के BLOs ने जो रिपोर्ट सौंपी है अपने अपने EROs को विधानसभा के, उन सारी सूची को हम लोगों ने प्रिंट करा के बूथ वाइज सारे BLOs में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और ये निर्देशित किया गया है कि अगले 2 दिनों में हर बूथ पर BLO और बूथ लेवल एजेंट्स की बैठकें हो जाएं, उनसे इस सूची को आदान प्रदान इस सूची का कर दिया जाए और उनके भी कमेंट ले लिए जाएं। इसके अलावा जनपद स्तर पर भी जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी ये सूची साझा की जा रही है। जो मुख्य हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें भी सूची चस्पा की जा रही है। उद्देश्य ये है कि जो भी ASD मतदाता चिन्हित हुआ है उसका रीवेरिफिकेशन का कार्य हम लोग इस पीरियड में करा लें कि कहीं कोई अगर BLO ने गलती कर दी है या अनजाने में या कहीं मतदाता बाहर चला गया हो, बार जाने के बाद भी उसका वो साइन फॉर्म न कर पाया हो, तो उसका हम लोग एक बार फीडबैक ले लें, सत्यापन रिपोर्ट ले लें और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग आगे कार्यवाही करेंगे। उद्देश्य यही है कि हमारी मतदाता सूची पूर्ण रूप से त्रुटि रहित हो, कोई भी पात्र मतदाता हमारी सूची से बाहर ना रहे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।